सपना देखने वालों ध्यान दो। क्या आप जानते हो कि कई स्टूडेंट्स पढ़ाई सही करते हैं लेकिन एलिजिबिलिटी की गलती की वजह से जेई एडवांस दे ही नहीं पाते। इस वीडियो में मैं साफ साफ बताऊंगा जेई एडवांस 2026 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन एलिजिबल है कौन नहीं, और आज से सही शुरुआत कैसे करें। तो वीडियो पूरा देखना क्योंकि आखिर में बताऊंगा वो मिस्टेक जो 90% एस्पिरेंट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जेई एडवांस 2026 का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको टोटल 5 क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल करना पड़ेगा। फर्स्ट, परफॉर्मेंस इन जेई मेन 2026। सेकंड, एज लिमिट। थर्ड, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। फोर्थ, अपीयरेंस इन क्लास 12th एग्जामिनेशन। एंड फिफ्थ, अर्लियर एडमिशन एट आईआईटीज। तो ये जो 5 क्राइटेरिया हैं, ये 5 क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं तभी आप जेई एडवांस 2026 के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो अब ये सारे जितने भी क्राइटेरियाज हैं इसको आगे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं फर्स्ट क्राइटेरिया पे कि अगर आप जेई एडवांस 2026 का एग्जाम देना चाहते हैं तो फर्स्ट क्राइटेरिया है कि आपको जेई मेन 2026 जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा और आपको टॉप 2.5 लाख कैंडिडेट में आना पड़ेगा पेपर 1 में, तभी जो है आप एलिजिबल माने जाएंगे जेई एडवांस 2026 के लिए। अब बात करते हैं कि किस कैटेगरी से कितने परसेंट बच्चों को जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जेई एडवांस के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 10% जो है वो बच्चों आपका जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है, और 27% जो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और 15% एससी कैटेगरी से और 7.5% जो एसटी कैटेगरी से जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। बाकी रिमेनिंग जो 40.5% है वो ओपन फॉर ऑल है, यानी ये सभी के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप जो है 2.5 लाख कैंडिडेट में आपको आना पड़ेगा। तो किस कैटेगरी में कितने बच्चे आएंगे, तो ओपन का यहाँ पे देख सकते हैं ना, यानी ओपन और ओपन पीडब्ल्यूडी ये दोनों मिला के 1,1250 कैंडिडेट यहाँ पे टोटल आपका आ जाएगा। और जनरल ईडब्ल्यूएस और जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी ये दोनों मिला के 25,000 कैंडिडेट है ना। ओबीसी एनसीएल और ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी ये दोनों मिला के 67,500। एससी और एससी पीडब्ल्यूडी ये दोनों मिला के 37,500 और एसटी और एसटी पीडब्ल्यूडी ये दोनों मिला के 18,000 जो है 750 कैंडिडेट को जो सेलेक्ट किया जाएगा जेई एडवांस के लिए, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग सेकंड क्राइटेरिया पे बात करते हैं, एज लिमिट। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 अक्टूबर 2001 या 1 के बाद का है तो आप यहाँ पे जो है जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन आपको मालूम है कि एससी एसटी और पीडब्ल्यू कैटेगरी को 5 ईयर का जो है यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है। तो अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यू कैंडिडेट हैं तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका 1 अक्टूबर 1996 या उसके बाद का होना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर एज लिमिट आपका है तो आप यहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड क्राइटेरिया पे, यानी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। तो देखिए आप कितने अटेम्प्ट्स यहाँ पे दे सकते हैं। तो कैंडिडेट कैन अटेम्प्ट जेई एडवांस मैक्सिमम 2 टाइम्स, है ना, यानी 2 ही अटेम्प्ट यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन जो 2 अटेम्प्ट आप देंगे वो 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आप अभी 2026 में देने वाले हैं तो 25-26 दे सकते हैं या 26-27 दे सकते हैं। इस तरह से लगातार जो है वो आपका ईयर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्राइटेरिया पे बात करते हैं, अपीयरेंस इन क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। तो अगर आपने 2025 या 26 में, अगर मान लीजिए 2025 में आपने 12 दिया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, या फिर आप 2026 में दे रहे हैं तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। लेकिन आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, तो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स जो है ये कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो अगर आपने फर्स्ट टाइम 2025 में दिया है तो 26 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और अगर आप फर्स्ट टाइम 26 में दे रहे हैं तो फिर आप 27 के लिए एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आपने फर्स्ट टाइम 2024 में दिया है, ठीक है, तो आपका कंटिन्यू ईयर कंसेक्यूटिव ईयर क्या हो जाएगा 2024-25, तो फिर आप यहाँ पे 2026 के लिए जो है एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने 2024 में फर्स्ट टाइम दे दिया है तो फिर आप 26 में एलिजिबल नहीं है, यानी आप जेई एडवांस का एग्जाम नहीं दे सकते, आपको जेई मेंस तक कहीं जो है सीमित रहना पड़ेगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बच्चों, तो द अपीयरेंस इन क्लास 12 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इट इज मेंट, यानी क्लास 12 में प्रेजेंट होने का अर्थ क्या है यहाँ पे। तो अगर मान लीजिए कोई कंसर्न बोर्ड है, ठीक है, तो उस बोर्ड ने उस वर्ष जो है रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया, चाहे उसने परीक्षा ली या नहीं ली कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और किसी कैंडिडेट का अगर रिजल्ट रोक लिया गया है तब भी उस कैंडिडेट को जो उस वर्ष जो है वो प्रेजेंट मान लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी है कि अगर मान लीजिए बोर्ड ने जो एकेडमिक ईयर 2023 या 2024 का परिणाम जो है रिजल्ट जो है 18 जून 2024
या उसके बाद घोषित किया है, तो उस बोर्ड के वे उम्मीदवार जिन्होंने 2024 में पहली बार कक्षा 12 की परीक्षा दी थी, वे भी जेई एडवांस 2026 के लिए जो एलिजिबल होंगे, बशर्ते कि वे बाकी सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो पूरा करते हों। ठीक है, तो अगर आपका जो रिजल्ट है 2023-24 में आपने एग्जाम दिया क्लास 12 का, लेकिन आपका रिजल्ट जो है वो 18 जून 2024 के अगर बाद आता है, तो भी आप यहाँ पे जो है 2026 में जेई एडवांस का एग्जाम देने के लिए क्या है, तो एलिजिबल हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपका एकेडमिक ईयर 2023-24 है और आपका रिजल्ट जो है वो 18 जून 2024 से पहले अगर पब्लिश कर दिया गया है, तो वैसे केस में जो है कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल अपियर इन जेई एडवांस 2026। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अर्लियर एडमिशन एट आईआईटीज। तो क्या कर रहा है, कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन एडमिटेड टू आईआईटी अंडर एनी एकेडमिक प्रोग्राम दैट इज लिस्टेड इन जोसा बिजनेस रूल ऑफ 2025। ठीक है, यानी इसका कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर मान लीजिए आपको पहले आईआईटी का सीट अलाउड किया गया, लेकिन अगर आपने उस सीट को अलाउ मतलब एक्सेप्ट कर भी लिया या नहीं भी किया, तो भी आप जो है यहाँ पे जेई एडवांस 2026 के लिए जो एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको अलाउड हो गया था लेकिन आपने उसको ज्वाइन नहीं किया, या ज्वाइन करने के बाद अगर आपने छोड़ दिया, तो भी आप यहाँ पे जेई एडवांस के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात क्या है, कैंडिडेट हु हैव एडमिटेड टू अ प्रिपरेटरी कोर्स इन एनी ऑफ द आईआईटीज, लेकिन अगर आपने किसी भी आईआईटी में प्रिपरेटरी कोर्स में फर्स्ट टाइम 2025 में अपियर हुए हैं, तो आप जो है जेई एडवांस 2026 के लिए एलिजिबल माने जाएंगे, यानी आप जेई एडवांस 2026 का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। तो कैंडिडेट हु वेयर अलॉटेड अ सीट इन आईआईटी थ्रू जोसा 2025 बट, यानी जोसा 2025 से सीट मिली थी, लेकिन वे उम्मीदवार जेई एडवांस 2026 के लिए पात्र होंगे जिनके साथ नीचे दी गई अगर कोई भी कंडीशन वो फुलफिल करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है डिड नॉट रिपोर्ट ऑनलाइन एट एनी रिपोर्टिंग सेंटर, यानी उन्होंने ऑनलाइन या किसी रिपोर्टिंग सेंटर पर रिपोर्ट नहीं किया, तो वे यहाँ पे जेई एडवांस 2026 के लिए जो एलिजिबल माने जाएंगे। सेकेंड है विड्रॉ बिफोर द लास्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट, है ना, अंतिम सीट अलॉटमेंट से पहले अगर उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, तो वैसे केस में वे सारे कैंडिडेट जो है वो जेई एडवांस 2026 के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। और थर्ड है हैड देयर सीट कैंसल्ड और वॉट एवर रीजन बिफोर द लास्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट, है ना, यानी अंतिम सीट अलॉटमेंट से पहले किसी भी कारण से उनके आईआईटी की सीट अगर रद्द कर दी गई हो, तो वैसे केस में वो सारे जो कैंडिडेट हैं वो जेई एडवांस 2026 के लिए जो एलिजिबल माने जाएंगे। लेकिन एक कंडीशन है कि बाकी जो क्राइटेरियाज हैं 1 से लेकर 4 तक, वो सारे क्राइटेरिया जो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन है, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है दोस्तों जेई एडवांस 2026 के लिए। तो अगर आप इन सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं, तो आप जो है जेई एडवांस 2026 के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि जेई एडवांस की प्रिपरेशन करने वाले मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं। तो मिस्टेक नंबर 1, जेई मेन को हल्के में लेना, यानी बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि डायरेक्ट जेई एडवांस की तैयारी करेंगे, लेकिन सच बताऊं दोस्तों तो बिना जेई मेन में टॉप 2.5 लाख रैंक लाए, क्या आपको लगता है कि आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो पाएंगे? तो नहीं हो पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको जेई मेन को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, देन आपको जो जेई एडवांस की तरफ मूव करना है। मिस्टेक नंबर 2, सिलेबस पूरा देखे बिना पढ़ाई शुरू करना। स्टूडेंट्स रैंडम चैप्टर्स पढ़ते हैं, जहां मन किया वहां से पढ़ लिए, है ना, हाई वेटेज चैप्टर्स इग्नोर कर देते हैं, वीक टॉपिक छोड़ देते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, तो सबसे पहले सिलेबस जो है उसका पूरा ब्लूप्रिंट जो आपके माइंड में सेट रहना चाहिए, है ना, और आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग के साथ साथ वीक चैप्टर्स को भी फोकस करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। ठीक है, मिस्टेक नंबर 3, तो पीवाईक्यूज को इग्नोर करना। अगर आप जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर आप पीवाईक्यूज को बच्चों अगर आप इग्नोर कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि पीवाईक्यूज क्या है, जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए गोल्ड की तरह काम करते हैं, है ना। अगर आप पीवाईक्यूज को कवर करते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली क्वेश्चन पूछा कैसा जाता है और हमें किस तरह की तैयारी करनी है। ठीक है, नेक्स्ट मिस्टेक नंबर 4, मॉक टेस्ट नहीं देना। तो अगर आप जेई मेंस या जेई एडवांस की तैयारी करें या किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट देना भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उससे आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो पता चलता है, एग्जाम में प्रेशर जो आता है वो प्रेशर आपको वहाँ पे झेलने का मौका मिल जाता है, यानी एग्जाम से पहले ही आप उस प्रेशर से ऑलरेडी परिचित होते हैं, तो एग्जाम के टाइम में इस तरह के प्रेशर आपके लिए सामान्य सी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है मिस्टेक नंबर 5, रिविजन नहीं करना, है ना। हम पढ़ाई तो करते हैं, थ्योरी खूब पढ़ते हैं,
दम भर पढ़ते हैं, लेकिन हम गलती क्या करते हैं कि हम चीज़ों को रिवाइज नहीं करते। तो जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, पीछे की चीज़ों को रिवाइज करते हुए भी हमें जो है आगे की ओर बढ़ना है। ठीक है। मिस्टेक नंबर 6 क्या है, तो ज़्यादा रिसोर्सेज कम फोकस। हम लोग ज़्यादा रिसोर्सेज पे फोकस करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास कंटेंट होगा तो हम ज़्यादा बढ़िया कर लेंगे, हम 4-5 टीचर के पास जाएंगे तो अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, या 10 किताबें खरीद लेंगे तो अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, या 20 यूट्यूब चैनल में जाके हम पढ़ लेंगे तो हम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। तो एक्चुअली में ऐसा नहीं है, है ना। आप 5 टीचर की जगह 1 टीचर पर ही फोकस कीजिए, आप 10 बुक की जगह 1 बुक पर ही फोकस कीजिए, है ना। 20 यूट्यूब चैनल पर जाने से बढ़िया आप अपने कंसिस्टेंसी पर जो है फोकस कीजिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी से बड़ा कोई भी चीज़ नहीं है। आप कंटिन्यू अगर लगातार कंसिस्टेंट रहेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर जरूर करना, ताकि उनको भी पता चल जाए कि अगर हम जेईई एडवांस 2026 की तैयारी कर रहे हैं और जेईई एडवांस 2026 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है, क्या हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, कैसे हम उन सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को फुलफिल कर पाएँ। ठीक है।